किसी भी देश का संविधान क्या होता है? क्या ये सिर्फ नियमों और कानूनों की एक मोटी सी किताब है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस देश की आत्मा होती है, एक नैतिक दिशा निर्देश। आज हम भारतीय संविधान के इसी नैतिक दिशा निर्देश की गहराइयों को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या संविधान हमें सिर्फ ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, या फिर वो एक बेहतर भविष्य का नक्शा भी दिखाता है? और इसका जवाब भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से में छुपा हुआ है। और इस हिस्से को कहते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, या जिसे हम सब डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। ये संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। वैसे ये आइडिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, और इसका मकसद बड़ा साफ है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाना। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नैतिक दिशा निर्देश आखिर हैं क्या। फिर हम ये जानेंगे कि ये दिशा निर्देश तो हैं, पर गारंटी क्यों नहीं है। इसके बाद हम इनके पीछे की 3 बड़ी सोच को देखेंगे, असल दुनिया में इनका असर जानेंगे, और आखिर में फंडामेंटल राइट्स के साथ इनका बैलेंस कैसे बनता है ये समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये सिद्धांत असल में भारत की सरकारों के लिए एक फिलॉसफिकल गाइड की तरह हैं। ये बताते हैं कि देश को किस रास्ते पर आगे ले जाना है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो डीएसपी सरकारों के लिए एक तरह के निर्देश हैं। संविधान बनाने वालों ने कहा कि देखिए, जब भी आप कोई नया कानून या पॉलिसी बनाए तो इन बातों को, इन सिद्धांतों को जरूर ध्यान में रखें। ये हमारे देश के लिए कुछ बड़े लक्ष्य तय करते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। ये सिद्धांत तो हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी अगर सरकार इनमें से किसी सिद्धांत पर काम नहीं कर दी तो कोई भी नागरिक कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकता कि इसे लागू करवाया जाए। तो फिर सवाल उठता है ना, कि अगर इन्हें कानूनी तौर पर लागू ही नहीं करा सकते तो फिर इनका फायदा क्या है? इस सवाल का बहुत ही शानदार जवाब संविधान सभा के एक सदस्य केटी शाह ने दिया था। उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसे चेक की तरह है जो बैंक पर काटा तो गया है, लेकिन वो कैश तभी होगा जब बैंक के पास पैसा होगा। मतलब ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें देश अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे पूरा करेगा। अब एक और मजेदार बात, इन सभी सिद्धांतों को हम मोटे तौर पर 3 अलग-अलग विचारधाराओं में बांट सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता किस तरह का भारत बनाना चाहते थे। पहली सोच है समाजवादी। इसका सीधा साधा लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय। मतलब समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलें। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 39 कहता है कि चाहे महिला हो या पुरुष, अगर काम बराबर है तो वेतन भी बराबर मिलना चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 42 कहता है कि काम करने की जगहें सही हों, ह्यूमेन हों, और महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। दूसरी सोच महात्मा गांधी के दर्शन से प्रेरित है। इसका जोर इस बात पर है कि असली भारत गांवों में बसता है, इसलिए शासन को ग्रासरूट्स लेवल तक पहुंचना चाहिए और गांव आत्मनिर्भर बने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 40, जो ग्राम पंचायतों को बनाने और उन्हें ताकत देने की बात करता है, ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सकें। आज हम जो पंचायती राज देखते हैं, उसकी जड़ें यही हैं। और तीसरी सोच है लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये आधुनिकता, तर्क और सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानूनों की बात करती है। इसके तहत आता है आर्टिकल 44, जो देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का लक्ष्य रखता है। और आर्टिकल 50, जो कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना चाहिए, ताकि इंसाफ बिना किसी दबाव के हो सके। तो फिर से वही बड़ा सवाल, अगर ये सिद्धांत कोर्ट द्वारा लागू नहीं हो सकते तो क्या असल दुनिया में इनका कोई असर हुआ भी है, या ये बस संविधान की किताब में लिखी अच्छी अच्छी बातें हैं? चलिए देखते हैं। जवाब है बिल्कुल असर हुआ है, और बहुत बड़ा असर हुआ है। जरा देखिए, आर्टिकल 40 की प्रेरणा से ही पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा मिला। आर्टिकल 45, जिसमें बच्चों की शिक्षा की बात थी, वही आगे चलकर राइट टू एजुकेशन एक्ट की नींव बना। पर्यावरण की रक्षा के लिए आर्टिकल 48A ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानूनों को जन्म दिया, और आर्टिकल 39A के कारण ही गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद देने के लिए नालसा बना। अब हम इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन डीपीएसपी और हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बीच आखिर रिश्ता क्या है? देखिए, दोनों में एक बुनियादी फर्क है।
फंडामेंटल राइट्स ज़्यादातर सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, इसलिए नेगेटिव कहलाते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव हैं। मौलिक अधिकार कोर्ट में लागू कराए जा सकते हैं, डीपीएसपी नहीं। एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाता है तो दूसरा सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का लक्ष्य रखता है। तो फिर कौन ज्यादा जरूरी है? इस बहस को सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में हमेशा के लिए सुलझा दिया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत ये दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। सोचिए, क्या कोई रथ एक पहिए पर चल सकता है? नहीं ना। देश की तरक्की के लिए दोनों का संतुलन में और साथ साथ चलना बहुत जरूरी। आसान भाषा में कहें तो डीपीएसपी सरकार के लिए एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये संविधान सरकार को बताता है कि देखो, जब तुम देश के लिए कानून और नीतियां बनाओगे तो तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है। अब जरा कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच दिए गए हैं। ये आइडिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है और ये 1950 से ही हमारे संविधान का हिस्सा है। और सबसे ज़रूरी बात, ये सरकार पर कोई कानूनी दबाव नहीं बल्कि एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी डालते हैं। सपना था भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाना, एक ऐसा देश जहां सरकार का काम सिर्फ टैक्स लेना और सरहदों की रक्षा करना ना हो, बल्कि अपने हर एक नागरिक की भलाई के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना हो। यहाँ पर जो बात लिखी है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक लोकतंत्र देते हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार, अपनी बात कहने की आज़ादी। लेकिन डीएसपीएस का लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना। और इसीलिए ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि ये दोनों, यानी फंडामेंटल राइट्स और डीएसपीएस, एक ही रथ के दो पहिए हैं जो मिलकर संविधान की आत्मा और अंतरात्मा बनाते हैं। समाजवादी सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही साफ है, इनका जोर समाज में बराबरी और आर्थिक न्याय लाने पर है। इसके कुछ उदाहरण देखिए, कितने कमाल के हैं। आर्टिकल 39 कहता है कि चाहे पुरुष हो या महिला, अगर काम एक जैसा है तो वेतन भी एक जैसा होना चाहिए। सोचिए उस समय के लिए कितना क्रांतिकारी विचार था। फिर आर्टिकल 39A कहता है कि न्याय पाने का हक सिर्फ अमीरों को नहीं है, सरकार को गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी मदद का इंतजाम करना चाहिए। और आर्टिकल 42 काम करने की बेहतर जगह हो और खास तौर पर महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की बात करता है। दूसरी कैटेगरी है गांधीवादी सिद्धांतों की। ये सीधे सीधे महात्मा गांधी के विचारों और उनके ग्राम स्वराज के सपने को दर्शाते हैं, जहां हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो। जैसे आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायतों को बनाने की बात करता है। और यही सिद्धांत बाद में 73वें संविधान संशोधन के जरिए लोकतंत्र की एक मजबूत हकीकत बना। या फिर आर्टिकल 47 जो नशाबंदी की बात करता है। ये सभी सीधे तौर पर गांधी जी की सोच को हमारे संविधान में जगह देते हैं। ये उदार बौद्धिक सिद्धांत एक मॉडर्न स्टेट के आइडिया पर टिके हैं जो विज्ञान, तर्क और दुनिया के साथ मिलकर चलने की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 40A आज के समय में ये कितना जरूरी है हम सब जानते हैं। ये पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। या फिर आर्टिकल 50 जो एक अच्छे लोकतंत्र की नींव है, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखना। और आर्टिकल 51 जो दुनिया में भारत की भूमिका तय करता है और हमारी विदेश नीति का आधार है। और हाँ, इसी कैटेगरी में आता है वो आर्टिकल जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार कोशिश करेगी कि शादी, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल मामलों में सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, एक जैसा कानून हो। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है, 4 और 4 बराबर है, मतलब सबके लिए बराबर कानून। इस फर्क को ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार नेगेटिव हैं, मतलब वो सरकार को कुछ गलत करने से रोकते हैं। वहीं दूसरी तरफ निदेशक तत्व पॉजिटिव हैं, वो सरकार को कुछ अच्छा करने का निर्देश देते हैं। एक कानूनन लागू होता है, दूसरा नहीं। एक राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है तो दूसरा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की। तो इनकी असली ताकत कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक है। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह काम करते हैं और असली ताकत जनता के हाथों में है। हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो लोग इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर देख सकते हैं कि सरकार ने उनके लिए कितना काम किया है। और जैसा कि खुद आर्टिकल 17 कहता है, ये देश के शासन में मूलभूत हैं, यानी फंडामेंटल हैं। हाँ, ये बात सही है
कि संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी। केटी शाह ने एक बहुत मशहूर टिप्पणी की थी कि ये तो एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी और सहूलियत से ही कैश करेगा। ये बात इसकी प्रैक्टिकल मुश्किलों को दिखाती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ग्रानविल ऑस्टिन का वो ताकतवर बयान याद कीजिए जो कहता है कि मौलिक अधिकारों के साथ मिलकर ये सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा है। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये हमारे देश की नैतिक नींव है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर इन महान सिद्धांतों को लागू करने की आखिरी ताकत अदालतों के पास नहीं है, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि एक कल्याणकारी राज्य का ये सपना सिर्फ किताबों के पन्नों में न रह जाए, बल्कि हकीकत बने? इस पर जरूर सोचिएगा।